हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th का एक और पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 26 तारीख को है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा पेपर देखिएगा और जो क्वेश्चन आएगा उसको कमेंट करके बताते रहिएगा। जो नहीं आएगा उसको ध्यान से समझिएगा। फालतू का चैट आप लोग को चैट में नहीं करेंगे। मैं किसी का चैट नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है ये सब पढ़ने का। ठीक है। और बात जो बेकार का करेगा उसको मैं बाद में ब्लॉक करा दूंगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन पूरे हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा 100 में से 100 सही रहें आपके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। जिसका 90 क्वेश्चन सही होता है, 90 से 100 के बीच में जिसका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, तो वो लोग अपना नाम और कितना क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी सब अपना क्वेश्चन बताते रहेंगे कि पहले का कौन सही है, दूसरा का सही है, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चाहे चैट हो या कमेंट बॉक्स हो। तो आप लोग देखिए और बताते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए, गणित मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी सब आपके जो पढ़ाते हैं वो टीचर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो पहले गणित है, तो गणित से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या रहा है, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता, एक और क्या है, एक पुत्र की औसत आयु कितना दिया गया, 27 वर्ष। तब पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु कितना होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कब मैंने सॉल्व कराया था, जब औसत वाला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन है, माता और पिता हैं, तो क्या है, यहाँ कितने लोग हो गए, 2 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितना दिया गया, 35, तो यहाँ लिख देंगे 35 ऐसे। ठीक है, इसके बाद में एक पुत्र आ जा रहा, तो कितने लोग हैं, माता पिता पुत्र हो जाएंगे 3 लोग, और औसत आयु कितना हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा 27। ठीक है, अगर जो हम कुल आयु निकालना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है कुल राशि बटे कुल संख्या। ठीक है, अगर जो हमें कुल दोनों की आयु निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 35 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 दुनाए 70। इसी प्रकार 3 का गुणा 27 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक का 21 का 1, 2 कैरी और 3 दुना 6 2 8, 81। ठीक है बच्चों, ये तो माता पिता वाला आ गया, और ये क्या है, माता पिता और पुत्र वाला आ गया। ठीक है, अगर जो हमें पूछा क्या गया, पुत्र की आयु, अगर जो इसमें देखेंगे तो 2 लोग का सम्मिलित है और इसमें क्या है, 3 लोग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 81 में से हम 70 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा पुत्र का आयु मिल जाएगा। तो घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों, तो यहाँ पर सही था तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज PQR के कोण R तथा अंतः केंद्र अर्धवर्धक C पर मिलते हैं। ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसका जो R है उसका अर्धक कर रहे हैं, अंतः कहीं पर मिल रहा है। उसके बाद में यदि P जो है 70 अंश का हो तो QCR का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिखा होगा, ठीक है, कोण क्यों लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्धक C पर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले एक बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, मैंने बना लिया त्रिभुज। ठीक है, नामकरण करेंगे, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ होगा Q और यहाँ होगा R। ठीक है, P का मान दिया गया 70, तो यहाँ लिख देंगे हम आराम से 70। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा R और यहाँ लिखा गया है क्या, Q। ठीक है, इसका अर्धक जो करेंगे दोनों कोणों का, तो C बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, इस कोण का अर्धक कर दीजिए और इस कोण का, कहाँ मिलेंगे, ये C वाले पॉइंट पे बीच में, यहाँ कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अर्धक मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया C वाला पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ है C, लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, अब पूछा गया कौन, QCR, यानी कि QCR इसका मान कितना होगा यही बताना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, अगर जो दोनों बराबर डिवाइड कर रहा तो यहाँ जो मान होगा यहाँ मान वही आएगा। अगर जो इसको मान लेते हैं हम क्या है, Y है, और तो ये भी Y होगा। ठीक है, इधर की चर्चा की जाए तो इधर यक्स है, तो इधर भी ये यक्स होगा। इतना तो था अभी तक डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बन गया है तो क्वेश्चन अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस एक ही नियम लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पर वही नियम। देखिए, त्रिभुज दिया गया है ये 70 है, और उसके बाद में ये दोनों कोण दिए गए हैं, उसके बाद में यहाँ एक कोण दिया गया है। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो लिखेंगे 70 प्लस में यहाँ यक्स, देखिए यक्स और यक्स लिखा गया है 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2x। उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा, y, और y क्या हो जाएगा, 2y। बराबर में किसके हो जाएगा बच्चों, साइड में कर रहे हैं इसको हम, बराबर में हो जाएगा 180 के।
ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखेंगे 70 को भेज दीजिए उधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में कितना 70। ठीक है, यहाँ बचा क्या है, ये वाला पार्ट बचा है, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या x प्लस में y। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिया गया है x प्लस वाई लिखा गया है, उसके बाद में लिखा गया है साथ में 2 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे 180 में से 70 घटाएंगे तो आएगा 110। ठीक है, घटा दिए हैं, अब जो 2 बच रहा है इसको डिवाइड के इधर भेजेंगे तो ये जाएगा, क्या होगा x प्लस वाई बराबर 110 बटे में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 55, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया 55 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 है, इसको यहीं पर छोड़ दिया मैंने। इसके बाद में फिर से देखेंगे, यहाँ एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला यहाँ से चल रहे हैं ये इस तरह से, इसका नाम क्या हो जाएगा QCR। एक त्रिभुज दिया गया है तो यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो मैं ऊपर लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक तो कोण ये हो जाएगा। ठीक है, जो ज्ञात करना है तो इसको मान लेंगे क्या है यक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यक्स तो लिखा गया है, यक्स लिखने नहीं फ़ायदा कोई होगा, सी लिख दे रहे हैं इसको, ये जो कोण याद करना हमें सी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में वहाँ वाई दिया गया, इधर दिया गया यक्स, तो लिखेंगे क्या एक्स प्लस में वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 के, क्योंकि ये नियम होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, सी का मान ज्ञात करना तो सी को यहीं छोड़ेंगे, उसके बाद में प्लस में यहाँ चिन्ह लगाएंगे, देखेंगे एक्स प्लस वाई का मान अभी नीचे हमें मिला है। ठीक है, निकाला है मैंने ना, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया है 55 आया है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम 55, तो यहाँ हो गया 55 बराबर में किसके हो जाएगा 180 के। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, घटा दीजिए तो सी बराबर कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ बचा कितना 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद में यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 125 हो गया। सी बराबर 125, तो कौन सा सही है, इसमें भी तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, किसी समबाहु के अंतः कोणों का योगफल भुजाओं के योगफल के 3 गुना है, तो बहुभुज की संख्या क्या होगी यही बताना है। ठीक है, क्या लिखा गया, कोई समबाहुभुज है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, बाह्य कोण के योगफल का 3 गुना है, तो क्या होगा भुजाओं की संख्या क्या होगी यही बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सब लोग। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे कि समबाहुभुज जो है इसका अंतः कोण कितना है, ये है x है। ठीक है, अंतः कोण कितना मान लिया हमने समबाहुभुज का, अंतः कोण मान लिया हमने x। ठीक है, इसके बाद में इसी में क्या कहा है कि बाह्य कोण है कितना है, जो योगफल है कितना 3 गुना इसका है। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं, जो यहाँ से आएगा बहिष्कोण यानी कि बहिर्भुज का ये कितना हो जाएगा x/3। ठीक है, अब कह रहा दोनों का योग 180 अंश है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम x प्लस में क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू 180। 180 ऐसा क्यों किए हैं जोड़ करके, क्योंकि ये नियम होता है कि अंतः वाला कोण और जो बाह्य कोण होगा यानी कि बहिष्कोण होगा, इनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस में x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 180, ऊपर हो जाएगा 4x और नीचे एक बटे में क्या चलेगा 4x बटे में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 180 गुणे में 3 और बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए कटे तो काट दीजिए, तो काटेंगे देखिए 4 एकम 4 और ये कटेगा 4 चौका 16 4 पंचे 20, 45 गुणे 3। ठीक है, तो 45 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 45 का गुणा 3 में करिए जल्दी से, देखिए कितना आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 135।
ठीक है। जब 45 का गुणा 3 में करेंगे तो 135 आएगा, ठीक है। यक्स का मान मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहिष्ठ कोण ज्ञात करना है। तो बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, बहिष्ठ कोण x/3 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा x/3 कर दे रहे हैं तो हमें बहिष्ठ कोण मिल जाएगा, यानी कि 135/3, ठीक है। तो काटेंगे इसको तो ये कितना आएगा, ये आएगा 45, यानी कि 45 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है समबाहुभुज की संख्या कितनी होगी, तो इसका फार्मूला होता है, समबाहुभुज निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, 360 बटे बहिष्ठ कोण, ठीक है। 360 बटे में क्या, बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण कितना दिया गया है, कितना दिया गया है अभी निकालें थोड़ी देर पहले, यहाँ देख सकते हैं ये बहिष्ठ कोण का मान ही आया है x/3 जो किए हैं 45, ठीक है। तो 45 से डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आएगा बच्चों, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए काटते हैं। देखिए सबसे पहले हम काटेंगे 5 से, ठीक है। 5 9 45 और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 7 35 और 5 2 10, ठीक है। तो 9 हो गया। तो काटेंगे फिर से 9 1 9 और 9 8 72, ठीक है। तो 8 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आ गया प्रायिकता से आ गया, ठीक है। अगर जो प्रायिकता आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक थैले में 50 सिक्के हैं तथा प्रत्येक सिक्के पर 51 से 100 तक के संख्याएं अंकित हैं। कोई थैला, हम मानते हैं ये थैला हो गया, ठीक है। इसमें कितने 50 सिक्के हैं, ठीक है। 50 सिक्के हो गए और उसके बाद में क्या कह रहा है, इसमें 51 से लेकर के 51, उसके बाद में 52, उसके बाद में 53 54 करते करते 100 सिक्के, जो 50 सिक्के गए हैं सबका नामकरण इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो कह क्या रहा है, सिक्के पर अंकित अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी सिक्के पर, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, ठीक है। 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कोई बता सकता है तो जल्दी से लिख के बताओ, तब तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या कितनी होगी, 53 होगा। उसके बाद में अगला होगा 57, 57 नहीं होता अभाज्य संख्या, ठीक है। अगली हो जाएगा कितना, 59 होगा। उसके बाद में अगला क्या होगा, अगला होगा 61। उसके बाद में क्या होगा, अगला 67, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, 71 होगा। उसके बाद में कौन सा होगा, 73, ठीक है। 73 के बाद में कितना हो जाएगा, 69 होगा, नहीं 79 होगा, 79 होगा, ठीक है। उसके बाद में कितना होगा, 83 होगा। उसके बाद में कितना होगा, 89 होगा। इसके बाद में कितना होगा, 97, ठीक है। ये हो गई अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, टोटल हैं 10। और कितने सिक्के हैं, तो हैं 50 सिक्के, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम बटे में जो दिया गया है परिणाम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 बटे में 50, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा तो इसका क्या माना जाएगा, 1/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, एक बार जल्दी से देखेंगे और बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी यही बताना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होता है, अगर जो x% बढ़ाया जा रहा है तो इसका फार्मूला होता है 2x प्लस में x²/100 और यहाँ पीछे लगा देंगे प्रतिशत, इतना चेंजिंग होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ बीच में प्लस का साइन लगेगा। अगर जो कोई त्रिज्या दिया गया, अब x के स्थान पे कितना रख दिया, 5% कह रहा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो x जहाँ जहाँ दिख रहा है इस फार्मूले में वहाँ रख देंगे 5, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। एक बार ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के इसको सॉल्व कर लें। ये ट्रिक है एक प्रकार से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 25 के घात में x-3, जूम कर रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 25 के घात में x-3 इक्वल टू 125 के घात में 2x-3, तो x का मान कितना होगा यही बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से हम डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करें, आप लोग भी ध्यान से ये समझिए। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के घात में 2, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने शायद सॉल्व कराया था अपनी क्लास में,
तो अगर जो आप लोगों ने वो सब लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से कितना अच्छा अच्छा बन रहा है। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के घात में 3, उसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस में 2x लिखा गया है, 2x माइनस में 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो बेस बराबर है 5 और 5 बेस बराबर हैं तो घाते भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, उसके बाद में माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, इसका गुणा हो गया, इसका गुणा कर दिया हमने, बेस बराबर हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं तुलना करके। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 2x यहाँ रहेगा, 6x जो इधर है इधर भेजिए, माइनस का 6x होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में होगा। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से घटाएंगे तो -4x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस से क्या होगा, माइनस ये कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, कितना हो जाएगा 6/4। काटेंगे तो 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 3/2। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से देखेंगे और बताएंगे सभी बच्चे। क्या आया है 3/2, तो सही था कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, आगे देखेंगे 2-4 क्वेश्चन और, इसके बाद में आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा जो आपको आपके हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी रहेगा तो हिंदी वाले, अंग्रेजी रहेगा तो अंग्रेजी वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या चतुर्फलक का आधार है। ठीक है, चतुर्फलक का आधार कौन सा, यही बताना है आपको। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन एक बार देखेंगे सब विद्यार्थी और बताएंगे कौन सा सही है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा सही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा, एक त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये देखिए पाइथागोरस, इसको शायद मैंने डाउट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो आप लोग बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, तो देखिए हमने बताया था त्रियक जो होता है बहुपद उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है 2n, उसके बाद में कामा करके n² - 1, उसके बाद में n² + 1। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। इसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आया है ये आया है आपका जो निर्देशांक एवं ज्यामिति होता है चैप्टर। ठीक है, देखिए सबसे पहले निर्देशांक एवं ज्यामिति के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, एकदम से मजा आएगा। ठीक है, ये देखिए इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, ये है वाई अक्ष और इधर जो रहता है इसको बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। ठीक है, इधर जो होता है डैश होता है, इधर भी होता है डैश, इधर एक्स एक्स लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद में इस अगर जो एक्स अक्ष पे जो दूरी चली जा रही है, इस पे जो दूरी चली जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ठीक है, इधर चले चाहे इधर चले। ठीक है, उसके बाद में अगर जो वाई अक्ष पे जो चली जा रही है दूरी उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्वेश्चन में अब क्या कहा है आप लोग समझिए और बताइए मुझे कि आंसर बता सकते हैं कि नहीं। कह रहा है डॉट डॉट से एक बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। कहाँ से दूरी भुज कहलाएगी। ठीक है, भुज क्या है एक बार देखिए, भुज यही है, तो कहाँ से दूरी चलेंगे तो ये भुज कहलाएगी, यानी कि वाई अक्ष से जब चलेंगे, चाहे इधर चलें चाहे इधर चलें, तो वो दूरी क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। ठीक है, तो कौन सा सही है ऑप्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर सही था तीसरा ऑप्शन। ठीक है, वाई अक्ष से एक बिंदु से क्या होगी, जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। ठीक है, देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद में विज्ञान का शायद क्वेश्चन है, आपको विज्ञान वाले सर समझाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात कितना दिया गया है, 2:7:3, तो त्रिभुज होगा कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा कि न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, तो जानते हैं हम क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, जो दिया गया है मान। ठीक है, अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 7x लिख सकते हैं, प्लस में 3x, x लिख लिए, r लिख लिए, कुछ लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, कोणों का अनुपात है इसलिए हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोण दिया हो तो उसका योग 180 अंश का होता है, तो अनुपात दिया है तो उसका भी योग करके 180 अंश के बराबर कर सकते हैं। ऐड करेंगे 7 3 10 2 12। ठीक है, 12x बराबर कितना होगा 180 अंश।
ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/12। इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे 12 के 12, ठीक है। उसके बाद में कितना बचाइए 12 6 यानी कि 12 पंचे 60, 15 बरही कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो x का मान कितना आया 15 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, जो ये त्रिभुज बनाएगा इन भुजाओं से मिल करके क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भुजाएं देख लेते हैं कौन कौन सी दिया गया है। भुजा का अनुपात दिया, कोण का अनुपात दिया गया, कोण कौन कौन सा आएगा, ठीक है। x बराबर 15 दिया गया है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30। उसके बाद में 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105। उसके बाद में क्या दिया गया है 15 3 45, ठीक है 45। यानी कि अगर जो 30 105 और 45 से मिलाकर कोई त्रिभुज बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। आप लोग इधर देखिए डायग्राम में क्या दिया गया है। मानते हैं इस तरह से कोई लाइन है, इस पर क्या बन रहा है, एक बार बन रहा है 45 अंश का कोण। उसके बाद में क्या बनाना, अगला जो कोण बनाना है कितना है 105 अंश का कोण। तो 105 वाला कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे यहाँ से, ये वाला तो इधर मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर जो यहाँ से मिलाते हैं तो लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये 105 अंश का इधर बन जाएगा, 45 का इधर बन जाएगा, 30 का इधर बन जाएगा, या 30 का यहाँ बना सकते हैं, 45 का यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो कौन सा सही है, सही हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान के बाद में 10 क्वेश्चन अभी गणित के सॉल्व हुए हैं, 10 के क्वेश्चन अभी बाद में हैं, ठीक है। तो वो बाद वाले क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक आप विज्ञान पढ़िए। लीजिए सर पढ़िए। हेलो बच्चों, तो अभी तक मैथ वाले सर ने आपको 10 क्वेश्चन जो है शानदार तरीके से सॉल्व कराया। आइए हम लोग विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा गया हो देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोग को उत्तर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, इससे जो है आपको तैयारी जो है बहुत अच्छे से होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु सहित ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं, ग्रंथिकाएँ जो है पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सरसों में पाई जाती हैं, गेहूं में, चना में, कपास में। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग को अगर आ रहा हो तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे आप लोग की तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग एक बार देखेंगे उत्तर तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो है सरसों में, किस में, सरसों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरसों में। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण होती है, किससे नियंत्रण होती है। तो यहाँ पर देखिए थायराइड द्वारा, अग्नाशय द्वारा, वृषण द्वारा, उसके बाद अंडाशय द्वारा। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग को अगर उत्तर आ रहा हो तो आप लोग बताइए किसके द्वारा जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण होती है। बताइए किसके द्वारा होती है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को प्रभावित करता है, कौन जो है ओजोन परत को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कालिख दिया गया है, उसके बाद धूल दिया गया है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है अंडे का सफ़ेद भाग, अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है जो उबालने के बाद ठोस हो जाता है उसे कहते हैं। आप लोग अंडा देखे होंगे, अंडे के जो अंदर जो है सफ़ेद भाग होता है, जब उसे उबालेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्बुमिन दिया गया है, ग्लोबुलिन दिया गया है, मायोग्लोबिन दिया है, इंसुलिन दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो है फर्स्ट जो है एल्बुमिन होता है। क्या है, एल्बुमिन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, जो विद्यार्थी एल्बुमिन बता रहे हैं बिल्कुल सही हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर हम आपके बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, जो आंसर सही है उसको बता देंगे और लोग उसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, नींबू के रस, नींबू के रस जो होता है रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं नींबू के अम्ल में कौन सा रस पाया जाता है,
जो है नींबू में के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिट्रिक अम्ल दिया गया है, मैलिक अम्ल दिया गया है, लैक्टिक अम्ल दिया गया है, उसके बाद फार्मिक अम्ल दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। जो विद्यार्थी सिट्रिक अम्ल बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू के रस में पाया जाता है। बात की जाए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और बात की जाए फार्मिक एसिड, तो चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड। इसे को हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताएंगे कौन सा इसमें जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। दिया गया है केरोसिन दिया गया है, डीजल दिया गया है, इथेनॉल दिया गया है और पेट्रोल दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को कौन सा आंसर सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इथेनॉल। क्या है इथेनॉल, यहाँ पर देखेंगे केरोसिन भी जो है जीवाश्म ईंधन है। और बात की जाए डीजल भी है, पेट्रोल भी है। जो है इथेनॉल दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन है बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है। इथेनॉल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बात की जाए आगे, चलिए आगे देखते हैं अगले का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछेगा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर पूछा गया है हुमास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आएंगे हुमास के कथन में कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे मृदा के लिए हुमास अच्छा होता है। तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सही है, इसमें जो है मृदा के लिए सही नहीं है पूछा गया है, नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर देखेंगे मृदा के लिए हुमास अच्छा होता है, बिल्कुल सही है, होता है। उसके बाद देखेंगे हुमास पौधों के पोषण को प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, भी प्रदान करता है। हुमास के निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, भी इसके द्वारा होता है। लेकिन पूछा है नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हुमास में अनावशोषित होने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये जो है नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग जानते हैं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया लोटनीय घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से, स्थितिक घर्षण से, द्रव घर्षण से, और पूछा गया उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। लोटनीय घर्षण का मान कम होता है, तो जो है किसमें कम होता है, यहाँ पर दिया गया है सर्पी घर्षण बल, स्टैटिक घर्षण बल, उसके बाद दिया गया द्रव घर्षण, उसके बाद दिया गया है जो है क्या दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ये सभी बिल्कुल उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। और जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, एक बार जूम कर दें उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य जो है किस पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आवृत्ति पर, आयाम पर, इन दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर जो है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो आप लोग जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, किस पर जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है विद्युत लेपन आधारित है, विद्युत लेपन जो है आधारित है, किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत के भौतिक प्रभाव पर। तो आप लोग जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर जो है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है जो है जब कांच के क्षण को सिल्क पर रगड़ा जाता है, जब जो है कांच के क्षण को जो है सिल्क पर, यानी कि सिल्क पर क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तब क्या होता है, कांच की क्षण पर प्राप्त आवेश होता है। तो ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक और एवं ऋणात्मक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जो है जब हम सिल्क पर कांच की क्षण को रगड़ते हैं, कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। क्या होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार
सौर का परिवार का सदस्य नहीं है। तो कौन सा जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्षुद्र ग्रह दिया गया है, उसके बाद उपग्रह दिया गया है, उसके बाद धूमकेतु दिया गया है, उसके बाद दिया गया है तारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग बताएंगे। सौर परिवार का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। क्षुद्र ग्रह भी जो है सौर ग्रह का सदस्य है, और बात की जाए उपग्रह भी है, धूमकेतु भी है, जो तारा है ये नहीं है। क्या है? ये तारा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है रॉकेट के संरक्षण के नियम के सिद्धांत किस सिद्धांत पर जो रॉकेट जो है किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग बताएंगे जो रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग, वेग। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब बताएंगे तो इससे आप लोग को तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि आप बता रहे हैं। अगर बाई चांस जो है गलत हो गया उत्तर को, तो आप लोग जब मैंने उत्तर सही बताया तो आप लोग उसको याद कर लेंगे तो वह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोग ये भी जानिए, आप लोग को उत्तर बताना है, बिल्कुल आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर बात की जाए रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 3 संवेग पर आधारित। किस पे? संवेग पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, संवेग पर आधारित है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन लंबाई का मात्रक है? आप लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक कौन सा है। यहाँ पर देखा प्रकाश वर्ष दिया गया है, पर सेकंड दिया गया है, उसके बाद दिया गया एंगस्ट्रॉम दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए लंबाई का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन को देख करके बताइए कौन सा जो है लंबाई का मात्रक है। बिल्कुल आप लोग बताएंगे बिल्कुल कौन सा मात्रक है लंबाई का। 24 वाले कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर 4 बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर बात की देखो प्रकाश वर्ष भी जो है लंबाई का मात्रक है, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड जो है ये भी मान लीजिए, ये भी है, जो है एंगस्ट्रॉम भी है, उपरोक्त सभी एंगस्ट्रॉम भी है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, एक बार इसको मिटा दे, उसके बाद देखिए, इसको जूम करें, उसके बाद देखिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? आप लोग जानते हैं तो बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। यहाँ पर दिया है मीथेन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, उसके बाद जलवाष्प दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस जो गैस है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीनों है, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर क्या पूछा गया है? ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। जो कोई चीज़ है जो ठोस अवस्था में है और सीधे जो है गैस अवस्था में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे, ऊर्ध्वापतन कहेंगे, संघनन कहेंगे और क्या कहेंगे? द्रवण कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए 26 वाले नंबर का कौन सा आंसर सही है? तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन कहेंगे। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं जो विद्यार्थी, बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वापतन बिल्कुल सही है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? एक बार इसको जूम करें, उसके बाद देखिए आप लोग। यहाँ पर पूछा गया ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस क्या है? आप लोग जानते हैं तो बताइए ड्राई आइस क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है CO2 गैस, CO2 ठोस, H2O गैस ठोस, H2O द्रव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा जो है ड्राई आइस कौन क्या है? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा जो है ड्राई आइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही है, ठोस CO2 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 ठोस CO2 जो है क्या है? ड्राई आइस है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है। कौन सा जो है यौगिक नहीं? सिलिका है, बताएंगे, जंग, उसके बाद दिया गया है चीनी, उसके बाद ग्रेफाइट। तो कौन सा यौगिक नहीं है वही आप लोग को बताना है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो है यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है यौगिक नहीं है। क्या है? ग्रेफाइट यौगिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? बर्फ़ का पिघलना क्या है? बर्फ़ अगर पिघल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन,
भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो बर्फ़ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे क्या है? अभी तक आप लोग पढ़े होंगे तो बताए होंगे क्या है? बर्फ़ का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील के में उपस्थित नहीं है? तो कौन जो है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं है? तो यहाँ पर देगा लोहा, निकेल दिया गया, उसके बाद टंगस्टन दिया गया, उसको क्रोमियम दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन बिल्कुल सही हो जाएगा, टंगस्टन जो नहीं है। और बात की जाए आगे, देखिए अगला तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आप लोग को आ रहा हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर पूछा गया है उस एकमात्र भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसने मिस अमेरिका उपाधि जीता। बताइए मिस अमेरिका उपाधि किसने जीता? तो यहाँ पर दिया गया है नीना मनोरल, नीना नवरेली, उसके बाद नीना मेहता दिया गया, उसके बाद लक्ष्मी मेनन दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का? 31 वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है 32 वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देखिए भारतीय प्रीमियर लीग जो 7 IPL 7 जिसे हम लोग IPL 7 कहते हैं, 2014 का अंतरिम अध्यक्ष कौन है? 2014 का पूछा गया अंतरिम अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते हैं 2014 का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर दिया गया है शिवलाल यादव, सुनील मोहर गावस्कर, उसके बाद दिया गया है दिलीप बेंगसर, उसके बाद दिया गया है कपिल देव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सुनील मनोहर गावस्कर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है? गायब हुए मलेशियाई हवाई जहाज़ के नंबर संख्या को चिन्हित करें। बताइए जो चिन्हित किया गया है इस देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जगह इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए। ये जो गायब हुआ था, क्या गायब हुआ था? मलेशियाई हवाई जहाज़ के नंबर का संख्या को चिन्हित करें। कौन सा जो नंबर था हवाई जहाज़ का तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, EMH 370 EMH 370 बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? तो जानते हैं तो बताइए इंटरनेट का आविष्कारक कौन थे? यहाँ पर दिया गया है बिल गेट्स दिया गया है, स्टीव जॉब्स दिया गया, उसके बाद टिम बर्नर्ली दिया गया है, उसके बाद रॉबर्ट कॉन दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अच्छे से कैसे हो जाएगी? अगर आप लोग कोई उत्तर गलत बताते हैं तो हम उसका सही उत्तर बताएंगे, तो उससे आप लोग को पता हो जाएगा कि ये ऑप्शन सही है। आप लोग को याद भी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर जो है इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? तो इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 टिम बर्नर्ली बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है टिम बर्नर्ली बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है निकट के किस देश में क्रीमियाई प्रायद्वीप जो है पर कब्जा कर लिया है? जो है क्रीमिया जो है प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया किस देश ने? तो यहाँ पर देखिए रूस ने, अर्मेनिया, उसके बाद यूक्रेन ने, उसके बाद जॉर्जिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं रूस को बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए बताइए। यहाँ पर पूछा गया है सन 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो जानते हैं हम लोग बताइए सन 2013 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, आप देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। और लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 36 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर पूछा गया है
किस राज्य में पद्मनाभ स्वामी जो है मंदिर स्थित है? बताएंगे आप लोग। महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। तो कहाँ पर जो है स्थित है ये मंदिर? पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। केरल में, कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पर जो है एक गलती हो गई, उसको देखिए। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही था। यहाँ पर जो है फर्स्ट नहीं सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। एलिस मुनरो जो है 2013 का साहित्य नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। यहाँ पर एलिस मुनरो ने। यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर गलत है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही था इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए। यहाँ पर क्या पूछा गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जिस सॉफ्टवेयर से उसकी रख रखाव की सुविधा समाप्त कर दी उसका नाम बताइए। उसका नाम पूछा गया है। तो कौन जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जिस सॉफ्टवेयर से उसकी रख रखाव की सुविधा समाप्त कर दी उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ 7 दिया गया है, विंडोज़ विस्टा दिया गया है, उसका विंडोज़ 8 दिया गया है, विंडोज़ XP दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, विंडोज़ विस्टा बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में। यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है 1905, 1903, 1902, 1904। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो किस में होता? 1905 ईस्वी में होता। कितने सन में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक समय IST की गणना के आधार पर यह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस पर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय मानक समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? जानते हैं तो बताइए किसे जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोका, उसके बाद दिया है बिम्बिसार। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना का आरंभ हुई थी किस सन में जो हुई थी? प्रथम 5 वर्षीय योजना, जो योजना आरंभ हुई थी प्रथम 5 वर्षीय योजना। तो यहाँ पर दिया गया है किस सन में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1951 ईस्वी में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो बोर्ड माना है वही बता रहे हैं, बिल्कुल जो बोर्ड माना है वही बता रहे हैं। जो भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बोर्ड में माना था यही, तो यही हमने आंसर बता दिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखेंगे भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान कौन है? तो यहाँ पर दिया गया आप लोग दिया गया है नाम, उसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान कौन है इसमें से? आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा है।
जो है सबसे पुरानी सोने की खदान। तो यहाँ पर कोलार, जो विद्यार्थी बता रहे हैं कोलार बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोलार जो है ये सबसे पुरानी सोने की खदान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किसने गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद ये गया है मोहनदास करमचंद गांधी, एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मैंने बताया है कमेंट बॉक्स में क्या फ़ायदा क्या होता है आप लोग बताने से। तो यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं, एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है उस मुगल बादशाह का नाम बताइए, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। दिल्ली से फतेहपुर सीकरी जो है स्थानांतरित किया था किस मुगल बादशाह, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए औरंगजेब दिया गया है, अकबर दिया गया है, हुमायूं दिया गया है, जहांगीर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अकबर बिल्कुल सही बता रहे हैं। अकबर जो था ये इन्होंने अगर मुगल बादशाह जो है फतेहपुर से जो है दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया था अपनी राजधानी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 46 का 2 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और 47 वाले क्वेश्चन नंबर का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा गया है इसरो द्वारा अप्रैल 2014 में छोड़े गए उपग्रह का नाम क्या था। जो है 2014 में जो है इसरो एक उपग्रह छोड़ा था उसका नाम पूछा है तो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। PSLV-C24 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही बता रहे हैं विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग याद कर लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाएं उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय पेड़ है, इनमें से जो कौन सा है जो भारतीय पेड़ है। कीकर, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर दिया गया है गंध सफेदा, यूकेलिप्टस जो है, उसके बाद दिया गया है पीपल, उसके बाद क्या दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है जो भारतीय पेड़ है, कौन सा जो है भारतीय पेड़ है, कौन सा 48 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पीपल, जो विद्यार्थी पीपल बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, पीपल बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किसने लड़ा था। 1761 में जो होता पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है तो किसने लड़ा था। तो यहाँ पर देखिए अफगान और क्या दिया गया है मुगल दिया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अब बताइए अफगान और ब्रिटिश दिया गया, उसके बाद अफगान तुर्क दिया गया, अफगान एवं मेठ दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अफगान और मराठा लड़ रहे थे, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। अफगान और मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कहाँ पर स्थित है। और बताइए इस क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कौन सा सही है। आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 50 में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। कश्मीर भारत में जो है स्थित है सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान। आइए अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखिए आप लोग यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बताइए 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही गए। 40 में अगर आप लोग को 38 सही जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। आइए अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखिए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग को इंग्लिश में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बताएंगे 20 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही किए हैं। 20 क्वेश्चन में इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद लिखेंगे 20 में से आप लोग कितने सही किए हैं। तो यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या पूछा गया है इंग्लिश में जो पूछा गया है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो यहाँ पर जो आर्टिकल कौन सा जो है सबसे मोस्ट अच्छा तरीके से भरा जाएगा वही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज नीडेड इज यूनाइटेड एक्शन। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा भरा जाएगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा आर्टिकल यही पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा।
तो यहाँ पर जो है ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए। बिल्कुल सही बता, आप लोग बता रहे हैं ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो पूछा गया है, जो बोर्ड ने माना है बिल्कुल मैं वही को बता रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखिए। तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट स्पिरिट वर्ड। तो यहाँ जो है करेक्ट स्पिरिट जो है, इसमें जो है कौन सा स्पेलिंग सही है, यही पूछा गया है। आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाएं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। चूज द मिस स्पिरिट वर्ड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कोई जो है एक स्पेलिंग जो है गलत दिया गया है, वही हमें चूज करना है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा जो है गलत दिया गया है स्पेलिंग। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही जो है इसमें गलती दिया गया है। इसमें जो है यही मिस स्प्लिट है, यानी कि इसमें जो है स्पेलिंग में कहीं ना कहीं गलती दिया गया है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बाकी आप लोग की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, मैं आशा कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 54 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन है। चूज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन है। इन द एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है। सीजन ट्री देयर लीव्स। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ड्रॉप भरा जाएगा, शीट भरा जाएगा, रिजेक्ट भरा जाएगा, लीव भरा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर 54 वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बताएं जो विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो है करेक्ट सेंटेंस यानी कि सही सेंटेंस है, उसी को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर कौन सा जो है सही सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, देख करके बताइए कौन सा जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। आप लोग जानते हैं तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 55 वाला, 55 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। 55 का फर्स्ट, आई हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे तो द आने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ए आया है, इस बार आर्टिकल आया है, बेवजह आर्टिकल दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो पूछा गया है द नाउन फॉर्म द वर्ड इंस्टेंस, जो है इसका इज, इस जो है इसका नाउन पूछा गया है। इंस्टेंस का नाउन क्या है इसका, आप लोग देखिए नाउन बताइए कौन सा है इसमें से। आप लोग बताइए कौन सा नाउन है इसमें से इंस्टेंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इंटरसिटी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड होमेज। होमेज का क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, यानी कि पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछा है? होमेज का सिनोनिम पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कौन सा होमेज का सिनोनिम है, यानी कि श्रद्धांजलि हो जाए। होमेज मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि हो जाता है। इसका हिंदी जो है क्या होता है? श्रद्धांजलि। इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची पूछा, तो आप लोग जानते हैं, बताइए कौन सा पर्यायवाची इसका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो 4 बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक बार इसको जूम कर दे, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग ईरर। इसमें जो है किसमें ईरर पूछा, यही पूछा गया है। आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन ईरर, तो इसमें जो है कहाँ पर ईरर है यही पूछा गया है। तो आप बताइए कहाँ पर ईरर है, देख करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को बता रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट प्यूरल ऑफ द टूथ। टूथ का प्यूरल बताना है, कौन सा जो टूथ का प्यूरल बिल्कुल सही है। आप लोग बताएंगे कौन सा जो है टूथ का प्यूरल है। आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, टूथ का प्यूरल कौन सा है, टूथ का प्यूरल। तो आप लोग जानते हैं बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका टूथ का तीत होता है, टूथ का तीत होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। टूथ का क्या होता है? तीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड ऑफ गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया गया है, इसमें जो है इसका क्या करना है,
सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज गिवन सेंटेंस। इसमें जो है मूव्ड क्या है, यहाँ पूछा गया है ही मूव्ड इज स्लीप। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है, मॉडल वर्ब है, उसके बाद देखा इंट्रांजिटिव है, उसके बाद एग्लोजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो बता रहे विद्यार्थी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें जो पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर देखिए ऊंचाई एक बार, उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। तो यहाँ पर जो है बिलो, यहाँ पर दिया गया है द ट्रेन, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया था प्लेटफॉर्म एंड आवर्स एगो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वही पूछा आपसे, बताइए यहाँ पर जो क्या भरा जाएगा। आप लोग जानते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हैज लेफ्ट बिल्कुल सही है। द ट्रेन हैज लेफ्ट द प्लेटफॉर्म एंड हावर एगो। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। आइए इसको देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेन्युइन इज। जेन्युइन का क्या पूछा है, वर्ड इंटोनिम से पूछा है। तो यहाँ पर देखिए रोटन दिया गया है, बोगस दिया गया है, उसके बाद अनसाउंड दिया गया है, इम्प्रूव दिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, जो 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। आप लोग जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग अप टू द ग्रुप। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है इस ग्रुप का नहीं है, आइडेंटिफाई करना है यही। तो यहाँ पर दिया गया ग्रैंड दिया गया है, मिजेस्टिक दिया गया है, अगस्ट दिया गया है, उसके बाद नॉटी दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहाँ पर जो है नॉट ही बिल्कुल सही, आप लोग बताएं बिल्कुल सही बता रहे हैं, नॉट ही बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 को बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो यहाँ पर देखिए ऑल द गिल्टीज इज नॉट। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, देखिए गोल्ड भरा जाएगा, सिल्वर भरा जाएगा, भोजन भरा जाएगा और डिमांड भरा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर गोल्ड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बताइए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द इन द ब्लैंक स्पेस, उसके बाद देखिए वर्ड दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही है। चिप मतलब क्या होता है कलरव होता है, स्पेस यानी कि आप जानते हैं आकाश, उसके बाद बर्ड, उसके बाद कलरव, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा, चूज द एक्सप्लेन डेट कैच टू स्पिन स्पीड ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइटम्स फ्रेज करना है। तो यहाँ पर देखिए आइटम पूछा गया है, यहाँ पर टू टर्न बिलो, इसका आइटम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रिजेक्ट दिया गया है, उसके बाद देखिए गिवन बिलो गिव अब दिया गया, उसके बाद फॉलो दिया गया, उसके बाद थ्रो दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आइटम बताना है आप लोग को, टू टर्न डाउन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्वेश्चन में 66 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार इसको जूम कर लें, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर जो है देखिए द पेटेंट डाइड फीवर। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा, विथ भरा जाएगा, फॉर भरा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा यही पूछा गया है, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग जानते हैं तो बताइए जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ऑफ भरा जाए। क्या भरा जाएगा? ऑफ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ऑफ। द पेशेंट है डाइड ऑफ फीवर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन मार्क विथ शुड बी पुट इन द सेंटेंस एट अ पॉइंट शोन बाय द ब्लैंकेट। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया वहीं पर पूछा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ही हैज़ रिटर्न अ गुड रिपोर्ट हैज़ नॉट ही। तो यहाँ पर जो है क्या भरा जाएगा यही पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क। क्या भरेगा? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। देखिए और बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया है, गिव ऑन द वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर वन हु बिलीव्स इन गॉड। जो व्यक्ति जो है ईश्वर पर विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में कहना चाहें तो यहाँ पर देखिए एस्थेटिक कहेंगे, एस्थेटिक कहेंगे, मोरल कहेंगे, इम्प्रोनल कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये क्या कहेंगे आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। जो है ईश्वर पर विश्वास करता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एस्थेटिक कहेंगे। क्या है? एस्थेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जब इसे कब कहेंगे? एस्थेटिक कब कहेंगे? जब जो है विश्वास ना करे ईश्वर पर। जब जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास ना करे तो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, एस्थेटिक कहेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करे तो क्या हो जाएगा? एस्थेटिक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। यहाँ पर देखा है करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका क्या पूछा गया, पैसिव वॉइस पूछा गया है, हु टॉट यू इंग्लिश। इसका पैसिव वॉइस आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर बाई होम से करना चाहें तो ये वाला को कर दीजिए गलत दोनों को। आप लोग बताइए बाई होम से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग इन दोनों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। आइए अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश खत्म हुआ, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने सही गए। अगर आप लोग के 20 में से 19 सही जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। बाकी आप लोग को 17-18 जा रहा है तो आप लोग मेहनत से तैयारी करिए। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी वाले में। हिंदी में भी आप लोग को 20 में से 18 या 19 नहीं करना, आप लोग 20 में से 20 कोशिश करिए, 20 में से भी 20 सही जाए। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार दिया गया है, श्रृंगार दिया है, श्रृंगार दिया है। तो इसमें जो कौन सा है श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा गया है, बिल्कुल सही तरीके से कौन सा श्रृंगार लिखा गया है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है श्रृंगार इस तरह से बिल्कुल सही लिखा जाएगा, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा बिल्कुल सही है। फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रृंगार इसी तरह से लिखा जाएगा। बाकी बात की जाए आगे, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग जानते हैं सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पर आप लोग सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो क्या होगा, सूर्य और प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। बाकी इसमें देखेंगे गलती है, इसमें भी गलत दिया गया, इसमें भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शरणागत में कौन सा समास है। आप लोग जानते हैं शरणागत में कौन सा समास है। समास को मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समास। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है समास का, शरणागत में कौन सा समास है। अगर आप लोगों ने क्लास लिया होगा तो आप बता सकते हैं कौन सा समास है शरणागत में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास है। कैसा समास,
समास है तो कर्मधारय समास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है जो शब्दांश शब्द के आदि में आकर के उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जगह उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं उपसर्ग, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार इसको जूम कर दें उसके बाद देखिए। यहाँ पर अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, महिमा शब्द में कौन सा लिंग है। महिमा शब्द में पूछा है लिंग कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, कोई लिंग नहीं है। तो आप लोग बताइए कि जो है महिमा में कौन सा लिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही। आप लोग बताएं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। में किस कारक का चिन्ह है, तो आप लोग जानते हैं में किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर करण कारक दिया गया है, अप्रदान कारक दिया गया है, अधिकरण कारक दिया है, संबंध कारक दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसको मिटा दें उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान को कहते हैं। टा वर्ग जो है के उच्चारण स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, तालव्य कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। जिसको आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग देखिए बताइए भाववाचक संज्ञा को कौन सा है, इसमें जो कौन सा संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर बचपन दिया गया है, पुस्तक दिया गया है, पर्वत दिया गया है, भारतीय दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भाववाचक संज्ञा कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर बचपन जो है बिल्कुल सही है, बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पाप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा जो है पाप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन को हाई तक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है पाप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी जो ध्यान नहीं देगा नहीं को तो भूल जाएगा और लगा देगा फर्स्ट को, लेकिन फर्स्ट नहीं सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, निष्कलुष कहते हैं। जो पाप का पर्यायवाची नहीं है, पाप का पर्यायवाची नहीं है तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, जो है निष्कलुष नहीं है। इन्हीं के इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आगत का विलोम शब्द है। आगत का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर गत दिया गया है, अनागत दिया गया है, आगमन दिया गया है, विगत दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, आगत का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, विगत। आगत का क्या होता है, विलोम शब्द विगत होता है। यहाँ पर देखेंगे 81 वाले नंबर में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है जो सदा रहने वाला हो उसे कहते हैं। अगर हम लोग एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, जो सदा रहने वाला हो। क्या कहेंगे, सदैव कहेंगे, शाश्वत कहेंगे, सनातन कहेंगे, अमर कहेंगे, क्या कहेंगे, जो सदा रहने वाला हो उसे क्या कहेंगे। आप लोग एक शब्द में कहना चाहें तो शाश्वत कहेंगे, क्या कहेंगे, शाश्वत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है, तो आप लोग जानते हैं क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिश्रम अधिक फल कम। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद देखिए परिश्रम में अनंत शक्ति होती है, बलवान की ही विजय होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। क्या होती है, परिश्रम में अनंत शक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताइए
यहाँ पर क्या पूछा गया है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो आप लोग जानते हैं विनय पत्रिका जो है किसकी रचना है। यहाँ पर दिया सूर ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद दिया है तुलसी, उसके बाद मीरा दिया गया है और कबीर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, तुलसीदास। तुलसीदास विनय पत्रिका की रचना कौन है, तो आप लोग बताएंगे तुलसीदास। बात की जाए कवि का तो आप लोग बताएंगे साखी शब्द रायमनी जो है कबीरदास के है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि का को कहा जाता है, किस कवि को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है बिहारी, केशव, मतिराम, चिंतामणि। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, केशव। केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगर आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है सूर्य की भाषा का क्या नाम है। सूर्य की जो है भाषा का क्या नाम है, अवधी है, खड़ी बोली, अवधी और वज्र दोनों वज्र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं तो आंसर को वेट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, वज्र। क्या वज्र, बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे 86 वाले नंबर में देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है यहाँ पर देखिए रेमनी के कलाकार हैं। तो आप लोग जानते हैं रेमनी के कलाकार कौन है। तो यहाँ पर दिया गया है सूर्य, कबीर, तुलसी, मीरा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है रेमनी का कलाकार है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, साखी शब्द रेमनी जो है कबीरदास जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है। तो आप लोग जानते हैं यह पंक्ति जो किसकी है, मीरा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, महादेवी वर्मा की है और उसके बाद दिया गया है कीर्ति चौधरी की है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए किसकी है। मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा जी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है वीरों का कैसा हो बसंत, यह पंक्ति किसकी है। वीरों का हो कैसा बसंत, यह पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। इसमें क्या पूछा गया है, नीर तुम केवल श्रद्धा हो, नीर तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस कवि का है। तो आप जानते हैं तो बताइए किस कवि का है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, पंत दिया गया है, मिथिलेश गुप्त दिया गया है, प्रसाद दिया गया है, निराला दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो प्रसाद जी का जयशंकर प्रसाद, इनके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या पूछा गया है, कथा साहित्य का सम्राट किसे लेखक को कहते हैं। जो कथा साहित्य का सम्राट किस लेखक को कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए किस लेखक को जो है कहते हैं कथा साहित्य का सम्राट। तो यहाँ पर दिया गया है प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, महापंडित राहुल संग्रांत, उसके बाद दिया प्रेमचंद। इसके बाद आप लोग को मैथ का जो है 10 क्लास अभी हुआ है, 10 जो है क्वेश्चन हुआ है, 10 क्वेश्चन अभी बाकी है। तो अभी मैथ वाले सर कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा गया है जो है कथा साहित्य का सम्राट किस लेखक को कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए किस लेखक को कहा जाता है कथा साहित्य का सम्राट। तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, प्रेमचंद। अब इधर मैथ है, अब मैथ वाले सर सॉल्व कराएंगे। आप लोग बाकी आप लोग बताएंगे कि जो है हिंदी में आप लोग कितने सही है। 20 में से आप लोग को हिंदी में कितने सही है। आप लोग के 20 में से 20 सही होना चाहिए। अगर आप लोग को 18 या 19 जा रहा है तो आप लोग अभी अच्छे से और तैयारी करिए। 20 में से 20 चाहिए हमें, जो है हिंदी में 20 में से 20 सबका होना चाहिए। सबका जो है 20 में से 20 होना चाहिए। जिसका 18 या 19 हो रहा है आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए और ज़्यादा। बाकी चलिए आप लोग मैथ की तरफ से, मैथ वाले देखिए, मैथ वाले सर आगे सॉल्व कराएंगे मैथ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे। आइए सर मैथ वाला सर आप सॉल्व कराइए मैथ का क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। इससे पहले देखिए 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, इसके बाद में 10 क्वेश्चन लास्ट में दिया गया था, ठीक है, गणित का।
तो चलिए 10 क्वेश्चन जो बचे हैं इनको ख़त्म करते हैं जल्दी से, उसके बाद में इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर जो आप तक ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप सबने तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, पीपीटी तैयार करना, उसके बाद में इसको सॉल्व कराना, बिना पानी पिए कंटिन्यू बोल रहे हैं सर, देख रहे हैं आप, तो आप लोग थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इसके लिए आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, जिनको आएगा वो कमेंट करके बताते रहेंगे और जिनको नहीं आएगा ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लिखा क्या गया है, 74 का स्क्वायर माइनस में 42 का स्क्वायर बटे में x इक्वल टू दिया गया है 64। तो ऊपर ध्यान से देखोगे ये जो लिखा गया है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे वहीं से और सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर लिखा गया, उसके बाद में माइनस में बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 74 प्लस में कितना हो जाएगा 42, और क्या लिख सकते हैं 74 माइनस में 42, और डिवाइडेड बाई एक्स चल रहा तो एक्स लिखेंगे, और इसके इक्वल में कितना चल रहा है 64। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, तो देखिए ये क्या लिखा गया था, ये लिखा गया था 74, साफ साफ लिख दें थोड़ा सा आपको समझ में भी आए ताकि। ठीक है, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद में 7 और 4 जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, 116। उसके बाद में गुणे का चिन्ह लगा बीच में, यहाँ कुछ नहीं दिया तो गुणे का चिन्ह होगा। घटाएंगे 74 में से 42 तो आएगा 2, उसके बाद में 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ गया, यानी कि 32 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू कितना 64, यानी कि 64। देखिए यहाँ से पक्षांतर करेंगे एक्स को तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा इधर जा करके। ठीक है, और जो ये गुणे में दिया गया इधर, ये आकर के नीचे भाग में हो जाएगा। तो इसको एक लाइन में लिखना चाहें, एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। 116 गुणे 32 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 64, इक्वल टू किसके हो जाएगा एक्स। ठीक है, आप लोग को ये लाइन अगर जो नहीं समझ में आया तो आप लोग अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में यहाँ हो जाएगा एक्स, उसके बाद में फिर इधर लाएंगे तो ये भाग में होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। काटेंगे 32 दुनाई कितना होता है 64, और 2 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा, 2 पंचे 10, उसके बाद में 2 अट्ठे 16, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 58। ठीक है, एक्स बराबर कितना आया 58। तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है इधर, तो यहाँ दिया गया था डी वाले ऑप्शन में लिखा गया 58, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग समझते रहिए और नोट करते रहिए, अगर जो नोट करना हो। नहीं नोट मत करिएगा, क्योंकि अगर जो नोट करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में दोबारा देखते हुए नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही बार में दो काम करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में भी और लगाने में भी। देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझिए। यहाँ जो लिखा गया है 2.65, उसके बाद में फिर से 2.65, उसके बाद में माइनस लगा है 1.65, उसके बाद में फिर से लिखा है 1.65। क्या ये दोनों संख्याएं सेम दिख रही हैं और ये दोनों संख्याएं सेम दिख रही हैं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे क्या, 2.65 का स्क्वायर, और बीच में माइनस है, माइनस करेंगे 1.65 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना लिखा गया है, जो लिखा गया वही लिख देंगे 2.65 प्लस में 1.65। इतनी बात समझ में आ रही है तो आप लोग बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फिर से फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखें हम लोग लगाए हैं ना, सेम काम यहाँ भी करना है। लगाइए फार्मूला, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी होगा। तो यहाँ होगा 2.65 प्लस में कितना हो जाएगा 1.65, उसके बाद में एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी भी कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.65 माइनस में 1.65। ठीक है बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा 2.65 प्लस में लिखा गया कितना 1.65। ठीक है, इसको कोष्टक में क्लोज करके इस तरह लिख सकते हैं। अगर जो ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम दिख रहे हैं, तो भाग में है कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या ऊपर, ऊपर जो बचा गया कि 2.65, 1 मिनट यहाँ गलती हो गई थोड़ा, 2.65 लिखा गया। ठीक है, घटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है आप लोग एक बार देखेंगे और बताएंगे। तो इसका सही था वी वाला ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे हम 93 यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये लिखा हुआ वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहा है, सभी अशांत अनुवर्ती
दशमलव अपरिमेय होती हैं। उसके बाद में दिया गया है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सभी अशांत दशमलव अपरिमेय होते हैं। उसके बाद में तो सत्य कथन होगा या होंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा यही बताना है। यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, अगर जो 9th आपने स्टार्ट कर दिया है अपना सिलेबस, तो उसमें पहला चैप्टर दिया गया है शांत अशांत। ठीक है, तो अगर जो वो पढ़े होंगे तो यहाँ का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप लोगों ने कक्षा 6 में ही पढ़ लिया होगा, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो सही है। ठीक है, जिसमें जिसमें बी वाला ऑप्शन दिख रहा है वो तो सही होगा पक्का। ठीक है, इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा, इनमें दिख नहीं रहा तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे या तो ए सही होना चाहिए या तो सी। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, सभी अशांत अनुवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी और सी जो दिए गए हैं, एक मिनट रुकिए, बी सी किसमें दिया गया है, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ए और बी दिया गया है किसमें, ये दिया गया है तीसरे वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो सही होगा तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग बताएंगे। ठीक है, जिनको आ रहा है वो बताते रहें और जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, तो 94 नंबर में क्या होगा आप लोग बताएंगे। क्या कह रहा है, BHU के एक बाग में कतारबद्ध 7569 पेड़ हैं। कह रहा हर कतार में उतने पेड़ हैं जितने बाग में कतार हैं, तो कुल कतार होंगी, यानी कि कतार की संख्या जो है वही बताना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले इसको आराम से निकालेंगे इसका वर्गमूल। जब चर्चा कर ले कि जितने पेड़ हैं उतने कतार हैं, जितने लाइनें दी गई हैं उस तरह से बन रहा, तो क्या करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं वर्गमूल हम इसका। यहीं साइड में वर्गमूल निकालना सबको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 जोड़ा यहाँ होगा, 2 जोड़ा यहाँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे किससे एक, सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लिए, उसके बाद में यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 7 से 49 कम हो जाएगा, 8 राय 16 इसके पास में जा रहा है, और 9 9 81 से जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 8 बार में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हटाएँ कितना हो जाएगा ये 64। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं हम 8 और इसको ऐड करके लिख दें 8 8 16 यहाँ हो जाता है। इसके बाद में घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 9। ठीक है, अब देखो कितनी बार में काट रखें, कौन सी संख्या रखें कि ये पूरा एक बार में कट जाए। ठीक है, तो देखिए दिया गया है 87, एक दिया गया है 83। ठीक है, यही 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि 8 तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, इन दोनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो पहला और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। अब एक बार 83 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, तो इससे बहुत कम हो जा रहा है, तो 7 रखेंगे तो ये उससे कट जाएगा, 7 7 49 होता है लास्ट में। ठीक है, तो बिना हम इसको सॉल्व किए आगे यहीं पर हम मान सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, लेकिन से अगर जो सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 7 और यहाँ भी रखेंगे 7, तो यही जो नीचे रखा गया यहाँ भी रख दिया जाएगा वही संख्या। ठीक है, तो 7 7 कितना होगा 49, यहाँ हो गया 9, उसके बाद में 4 हो गया कैरी, और 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 का 6, उसके बाद में 4 और 7 के 7 4 11। ठीक है, तो घटाएंगे ये पूरा कट जाएगा। तो कौन सा सही है यहाँ पर ऑप्शन बच्चों, तो 87 सही है। ठीक है, 87। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद में देखिए आप लोग ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि इतना बड़ा घनमूल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं घनमूल का जब घनमूल चैप्टर पढ़ाया था स्टार्टिंग में, पहले वर्गमूल घनमूल से ही स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो उसमें बताया था क्या कि घनमूल में कितना का जोड़ा चलता है, 3 3 का जोड़ा चलता है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा। ठीक है, तो ये संख्या लिखी गई है, जहाँ दशमलव लगा है वहीं से इधर चलेंगे। ठीक है, दाएं तरफ। उसके बाद ये देखेंगे 3 3 के कितने जोड़े बने, 1 और 2। ठीक है, 3 का मतलब क्या होगा, 1 अंक आएगा, और 3 का मतलब क्या, फिर से 1 अंक आएगा। ठीक है, 1 1 यानी कि 2 अंक आएंगे दशमलव के बाद में। ठीक है, तो दशमलव के बाद किसमें 2 अंक दिख रहे हैं, इसमें तो 3 दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद में इसमें दिया गया है तो यही सही हो जाएगा, इसमें 1 दिया गया है तो ये गलत होगा, इसमें 1 दिया गया है तो ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन सही है, बिना निकाले ही इसका हम टिक कर सकते हैं। अगर जो आपको निकालना चाहते हैं तो इसका आप लोग घनमूल निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, जिससे अच्छा लगेगा निकाल लीजिएगा। लेकिन से यहाँ पर देखने पर ऑप्शन से ही पता चला गया कि ये वाला ऑप्शन कौन सा दूसरा यहाँ पर सही होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
लिखा क्या गया है, x माइनस 1/x इक्वल टू 9, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला ये। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 1/x दिया गया है, इसका मान दिया गया है 9, तो x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, इसका अगर जो फार्मूला लगाएं इसका होल स्क्वायर करके, ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इसी में क्या करें, हम अपने मन से क्या करें, -4 कर दें, ठीक है। माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, फार्मूला कब बनेगा देख लीजिए एक बार, इधर किस पे बनेगा ये, माइनस दिया गया है तो प्लस हमें लाना है, प्लस वाले फार्मूले तोड़ना है, तो माइनस वाले को लेकर के साथ में चलेंगे तब बनेगा, ठीक है। यानी कि इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहें तो ये बनेगा फार्मूला, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, इधर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये किसका फार्मूला आएगा, ये आएगा x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर जो नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। कैसे आता है इसको डिटेल वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। हमें इसी का मान याद करना है, लेकिन होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है 9, तो 9 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 4, ठीक है। तो 9 9 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर लिखा गया है, 9 9 81 हो जाएगा, प्लस में 4, 81 4 कितना हो जाएगा 85, ठीक है बच्चों। और ये दिया गया है स्क्वायर में दिया गया है, तो पक्षांतर करेंगे तो यह किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा 85, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें सही था चौथा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, इसको ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से नहीं, इसको फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर एक्स की घात में 4 माइनस में 4 लिखा गया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद में माइनस में क्या कर दीजिए 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इनको सॉल्व करके ख़त्म करेंगे सेशन को, ठीक है। तो देखेंगे क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ट्रिक पर लगेगा, बस आप लोग को ट्रिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर जो कोई आदमी दिया गया है, दिन दिया गया है, उसके बाद में वर्क दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक फार्मूले से करते हैं। क्या होता है, एम डी, उसके बाद में एच अपान में क्या होता है डब्लू, इक्वल टू किसके चलता है, ये 1 1 कर देंगे सबके सामने तो ठीक रहेगा, 1 1 1 1, ठीक है। पहले के लिए बता रहा, पहला कंडीशन जब दिया रहेगा, उसके बाद में एम डी एच लिखेंगे, उसके बाद में नीचे भी लिख देंगे डब्लू, इसके साथ में 2 2 कर दे रहे हैं क्योंकि ये दूसरे कंडीशन में दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है उसी को पुट करेंगे, उसके बाद में हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा एक काम दिया गया है, यानी कि डे मतलब क्या होता है, डे हो जाएगा, एम मतलब हो जाएगा मैन, एच मतलब होगा हावर और डब्लू मतलब होगा वर्क, ठीक है। तो एक कार्य दिया गया है और 36 आदमी हैं और 25 दिन करते हैं, ठीक है। आदमियों की संख्या पहले वाले कंडीशन में कितनी दी गई है, 36 है, तो लिखेंगे 36, उसके बाद में कितने दिन काम कर रहे हैं, दिन कर रहे हैं 25, और कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो नीचे हो जाएगा एक, वर्क मतलब क्या होता है, काम होता है। उसके बाद में हावर घंटे का चर्चा नहीं की गई तो घंटा हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद में दूसरे कंडीशन में क्या आ रहा है, उसी काम यानी कि एक ही काम दिया गया है तो काम का मान कितना हो जाएगा एक। उसके बाद कितने आदमी हैं, 15 आदमी हैं, और कितने दिन में करेंगे, यानी कि डे का मान याद करना है, ठीक है। यहाँ एच दिया नहीं है तो एच को यहाँ भी छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी को याद करना तो डी को इधर रखिए, बाकी 15 को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, 36 गुणे 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से काटेंगे 5 से, देखिए 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 25, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, ठीक है। 12 गुणे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 इक्वल टू डी, यानी कि डी का मान 60 आ गया। तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में, 60 दिन में करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। 36 आदमी अगर जो 25 दिन में करते हैं, एक काम दिया गया है, और 15 आदमी उसी काम को करने के लिए कह दिया जाए तो 60 दिन लग जाएगा उसको करने के लिए। इसके बाद में देखेंगे ये आ गया एक और अच्छा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, कोई धन 2 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाती है
तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ये देखिए, एक प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं कि दशमलव में सब आया है तो यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे? हम लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ठीक है, कोई धन दिया गया तो धन को मान लेंगे पी है, उसके बाद में कितना हो रहा है? 4 गुना हो जा रहा है, तो कितना हो गया? ए बराबर 4 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होता है? P1 + R/100। ठीक है, फार्मूला आप एक बार लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ए बराबर में P1 + R/100 की पावर में कितना चलता है? n। ठीक है, 4 गुना हो जा रहा है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4p हो जाएगा, और p का मान कितना हो जाएगा? p, क्योंकि हमने इसका धन जो माना है वो p है। 1 प्लस में R/100। देखिए R/100 यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक किया गया है, तो r का क्या होता है? आधा कर देते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा? × 100 होगा। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर इसके घात में लेकर के चलेंगे। समय क्या क्या करते हैं हम? दोगुना कर देते हैं। ठीक है, 2 वर्ष दिया गया है समय, तो क्या हो जाएगा? दोगुना, जब अर्धवार्षिक कहेगा इस कंडीशन में। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, मुझे पूरा आशा है कि ये नियम चलता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो p से तो p कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो घात में दिया गया इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के घात में 2। उसके बाद में ये जो दिया गया 4, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ हो गया 2 के घात में 2। इधर दिया गया घात में, तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बटे वाले घात में हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस में R/200। ठीक है, बस सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में 2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका मान। ऐसे लिखा गया है, एक बार दिखा दे रहे हैं। लिखा गया क्या? 2 के घात में 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वही लिख सकते हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं आपको। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस R/200। अभी एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का मान अगर जो जानते हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का मान क्या होता है? आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। अंडर रूट 2, ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1 दशमलव कितना होता है? 1.414। ठीक है, अंडर रूट 2 के स्थान पर लिखेंगे 1.414। उसके बाद में एक अंक और ले लेंगे, कितना? 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस में R/200। ठीक है, देखिए एक जो दिया गया है इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, उसके बाद में घट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम घटा रहे हैं, तो ये आएगा दशमलव में 414 उसके बाद में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/200। ठीक है, 200 का क्या होगा? इसमें गुणा हो जाएगा, तो एक बार गुणा करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? दशमलव में 4142 × 200 इक्वल टू क्या होगा? R। तो गुणा करिए जल्दी से, उसके बाद में बताइए क्या आंसर होगा आपको, अगर जो आ रहा गुणा करना। ठीक है, कॉपी में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम गुणा करके आपको बता रहे हैं, आप जल्दी से आप भी हमें बताइए कितना करना है। 4142 उसके बाद में कितना लिखा है? 414 लिखा गया है। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। 4142 उसके बाद में कितना हो जाएगा? गुणे करेंगे किसका? हम गुणा करेंगे 200 का, तो ये आएगा मान कितना? 82.84 इक्वल टू R। तो कौन सा ऑप्शन सही है एक बार देखिए और बताइए जल्दी से। 84.84, तो इसमें सही था कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही था। ठीक है बच्चों, 82 पॉइंट आया है। 1 मिनट, तो 82 पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में देख लेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे का दिमाग ख़राब हो जाएगा इस क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, और शायद ये आप लोग अभी तक पढ़े ही नहीं होंगे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा? V शीर्ष E किनारों तथा F पृष्ठ वाले एक त्रिकोणीय पिरामिड के लिए V माइनस E प्लस F का F होगा। F का मान क्या होगा? ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर जो F की चर्चा की जाए तो F का मतलब क्या होता है? जो अगर जो पिरामिड बनाया जाए तो उसका क्या होता है? जो आधार होता है, आधार का फलक, उसे क्या कहते हैं? F कहते हैं। ठीक है, F का मान क्या हो जाएगा? जो F लास्ट में दिया गया है पृष्ठ। ठीक है, ये पिरामिड बनाएंगे तो उसका आधार रहेगा, उसके बाद में वहाँ पर जो फलक बनेगा उसको क्या कहते हैं? F कहते हैं। ठीक है, और जो दिया गया है इसका मान कितना होता है आप लोग जानते हैं तो बताएंगे। ठीक है, पंचभुजाकार नीचे जो शेप बनता है वही होता है। ठीक है, वैसे पिरामिड में सब कुछ पंचभुजाकार ही बनता है।
तो इसका मान कितना होता है, ये होता है 6 होता है, ठीक है। फलक जो होता है कितना होता है, 6 होता है नीचे। इसके बाद में जो दिया गया है क्या क्या अगला दिया गया है ई, ठीक है। ई को क्या कहते हैं, पंचभुज आधार वाले पिरामिड का किनारा, ठीक है। जो किनारे किनारे दिए होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, ये होता है किनारा कितना होता है, 10 किनारा होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 मिनट, किनारा कितना होता है, यहाँ कुछ गलती हो रही, कुछ बोल रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और, ठीक है। किनारे की चर्चा यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से किनारा होता है ना, ई का मतलब एज, ठीक है, किनारा। तो कितना होता है ये होता है 10। इसके बाद में भी बच रहा है, भी का क्या होगा, ये होता है शीर्ष, ठीक है। पंचभुज आधार वाले जो पिरामिड रहेगा उसका शीर्ष, ठीक है। तो कितने शीर्ष रहते हैं, तो शीर्ष रहता है कितना, 6। अब जो दिया गया है ये इक्वेशन इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भी के स्थान पे रखेंगे 6, माइनस में कितना, ई का मान दिया गया 10, प्लस में एफ का मान दिया गया 6, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस वाला ऐड होगा तो 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया, हिंदी का भी सॉल्व हुआ, इंग्लिश का, उसके बाद में जीके जीएस, ठीक है, गणित, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन अगर जो समझ में आया है, अगर जो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।